नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर फेस्ट मनी एंड बैंकिंग है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स होता क्या है, फिर उसके डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन है या साख सृजन या साख निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, या इसे लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन भी बोला जाता है, यानी साख निर्माण की सीमाएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट इसमें और डिस्कस करना था। क्रेडिट क्रिएशन है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है टोटल डिपॉजिट का, और टोटल डिपॉजिट है वो कैलकुलेट करा जाता है A/R, ये इसका फॉर्मूला होता है। A यहां पर प्राइमरी डिपॉजिट और R होते हैं रिजर्व। ये वो सिचुएशन है जहां पर सिंगल रिजर्व आपके पास में होता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर 10,000 रुपीज है, वो किसी पर्सन ने डिपॉजिट करवाए हैं, और सेम टाइम पर 20% CRR है वो RBI ने डिक्लेयर कर रखा है। तो टोटल डिपॉजिट्स की अमाउंट कितनी आ जाएगी, इसका 5 टाइम हो जाएगा, रीजन भी ये 0.2 हो जाएगा अगर आप इसे डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 50,000 रुपीज टोटल डिपॉजिट अमाउंट आएगी। अब आप इससे बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या होता है, टोटल डिपॉजिट माइनस प्राइमरी डिपॉजिट, यानी ये 50,000 रुपीज है, इनमें से 10,000 रुपीज है वो लेस कर दिए जाते हैं। तो 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 40,000, 40,000 रुपए बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी हो जाती है। फिर इस फॉर्मूले में काफी वीकनेसेस, कमियां देखी गई। उसके बाद में रिवाइज्ड फॉर्मूला आया। रीजन भी ये जो रिजर्व वाला पार्ट है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में खाली CRR कैश रिजर्व रेशो जो RBI के पास कैश में डिपॉजिट कराया जाता है उसी तक को इंक्लूड करा गया। उसके बाद में इस फॉर्मूले को टोटल डिपॉजिट का है उसे अगेन रिवाइज करके प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइड बाय R प्लस L प्लस U, ये फॉर्मूला इसका कर दिया गया। R यहाँ पर सेम रिपीट होता है, CRR को रिप्रेजेंट करता है, L है वो SLR को रिप्रेजेंट करता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी जो बैंक अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, और U अनयूटिलाइज्ड फंड्स होते हैं, यानी बैंक ने CRR है वो कैश में RBI के पास डिपॉजिट करा दिया, कुछ अमाउंट अपने पास रख ली, फिर भी आप लोन नहीं दे पाए। तो ये तीनों रेशियो मिलाने के बाद में आपका ओरिजिनल क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक है वो कैलकुलेट करा जाता है। सेम एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए 10,000 रुपीज प्राइमरी डिपॉजिट आया, 20% है वो CRR है, 10% यहाँ पर SLR है, और 10% फंड्स है बैंक के पास वो अनयूटिलाइज्ड है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे 10,000 डिवाइड बाय 40% ये हो जाता है। इट मीन्स ये इसका 2.5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 25,000 रुपीज अमाउंट आती है कैलकुलेट करने के बाद में। ये है टोटल डिपॉजिट की अमाउंट। अब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल डिपॉजिट 25,000 रुपीज माइनस प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 एंड क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनका डिफरेंस 15,000 रुपीज। यानी मैथमेटिकल फॉर्म में आपको क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। अब आते हैं अपने मेन हेडिंग पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन, यानी साख निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। जिसमें नंबर 1 आता है क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी, विधिग्राह्य मुद्रा की मात्रा, और ये किसी कंट्री के रेफरेंस में आती है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर कंट्री में सर्कुलेट होगी, बैंक्स के पास में होगी, बैंक्स की उतनी ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होगी। और अगर लीगल टेंडर की क्वांटिटी कम है तो बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है।
सेकंड आता है बैंकिंग हैबिट्स, यानी बैंकिंग आदतें। कितने लोगों के अकाउंट हैं, कितने लोग हैं जो अपनी सेविंग को करते हैं, उसके बाद में सेविंग को बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, या कितने लोग हैं जो बैंक से लोन लेते हैं। जितने ज़्यादा बैंकिंग हैबिट्स रखने वाले पॉपुलेशन किसी कंट्री में होगी, वहाँ के बैंक्स की उतनी ही ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होती है। और जितने नंबर ऑफ पर्सन्स कम होते हैं बैंकिंग हैबिट्स वाले, उतनी ही बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है बैंकिंग फैसिलिटीज, बैंकिंग सुविधाएं। मान लीजिए जैसे इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे ऑलमोस्ट 67.33% पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रिसाइड नहीं करती है, रूरल में रिसाइड करती है, और रिमेनिंग जो 32.67% पॉपुलेशन है वो अर्बन में है। और ये भी अज्यूम कर लिया जाए कि जितनी भी बैंक्स है वो सारी अर्बन एरिया में है, तो डेफिनेटली एक आपकी पॉपुलेशन का 2/3 पार्ट, बड़ा पार्ट है, वो उसके पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो डेफिनेटली ना तो वो बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, ना ही वहां से लोन की डिमांड करेंगे। और कल हम लोगों ने स्टडी भी करा था, डिपॉजिट्स आर द चिल्ड्रंस ऑफ लोन्स एंड लोन्स आर द चिल्ड्रंस ऑफ डिपॉजिट। अगर लोन और डिपॉजिट दोनों क्रियाएं नहीं होंगी तो डेफिनेटली क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंक की कम हो जाएगी। इट मीन्स सीधा आता है बैंकिंग फैसिलिटी जितनी ज्यादा होंगी, बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो भी उतनी ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का कौन सा स्तर चल रहा है, उसकी कौन सी स्टेज चल रही है और उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका अच्छी कंडीशन में है, मींस जो ट्रेड साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस आती है जिसमें ग्रोथ या रिकवरी स्टेज है या फिर बूम पर इकोनॉमी है, तो डेफिनेटली बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होते हैं, लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, और लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो सिमिलरली सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी, सेविंग्स इंक्रीज होती हैं तो इन्वेस्टमेंट है वो भी होता है, और इन्वेस्टमेंट होगा तो बैंक्स के पास में ज्यादा पैसा आएगा, बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे। इट मीन्स बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उस सिचुएशन में बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति। मीन्स गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है या उसे रेस्ट्रिक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है तो डेफिनेटली वो अमाउंट कहीं ना कहीं से होकर बैंक्स के पास में जाती है और बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और बैंक्स की सपोज गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि वो आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसे किसी भी तरीके से प्रतिबंधित करते हैं, उस सिचुएशन में बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेड कंडीशन, व्यापार दशाएं। किसी भी कंट्री में ट्रेड कंडीशन जितनी ज्यादा बेटर होंगी, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ उतनी ही ज्यादा आती है। जब ट्रेड कंडीशंस बेटर होंगी तो डेफिनेटली बैंक्स के पास में डिपॉजिट्स भी ज्यादा आएंगे एंड लोन्स की डिमांड्स भी ज्यादा होगी, क्योंकि बेटर ट्रेड कंडीशन होती है वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है उनको प्रमोट करती हैं, उनको लोन्स है वो प्रोवाइड कराते हैं, लोन्स है वो ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को शो करते हैं। तो जब ट्रेड कंडीशन किसी कंट्री में बेटर होती है, डेफिनेटली वहाँ के बैंक से वो ज़्यादा क्रेडिट को क्रिएट कर पाते हैं। और ट्रेड कंडीशन मान लीजिए बेटर नहीं है, अच्छी नहीं है, उस स्थिति में बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल कंडीशंस, राजनीतिक दशाएं। पॉलिटिकल कंडीशंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी है वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर आपके आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उस पर भी पॉलिटिकल पार्टीज का इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। अगर पॉलिटिकली स्टेबल है, इट मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए आप पॉलिसीज को फ्रेम कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, और इनस्टेबिलिटी है तो वो लीड करती है क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को डिक्रीज करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, प्राथमिक जमाओं की मात्रा। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिया था 10,000 रुपीज का, मान लीजिए ये अमाउंट जितनी ज्यादा होगी, इट मीन्स बैंक्स के पास इनिशियली पैसा ज्यादा पहुंचेगा, फिर रिजर्व डिडक्ट होंगे, बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे, बैंक के लोन है सर्कुलेट होकर वापस बैंक्स में डिपॉजिट के फॉर्म में आते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट की क्वांटिटी या मनी है वो ज्यादा होगी, अमाउंट ज्यादा होगी, तो बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को वो इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट आता है परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व इन लायबिलिटीज, दायित्वों में नकद कोषों का प्रतिशत।
अब जैसे ये एग्जांपल लिया था, यहाँ पर ये 20% है, मान लीजिए ये 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट है और ये रेशियो है वो ओनली 10% है, तो इसका इम्पैक्ट देखना, टोटल डिपॉजिट की अमाउंट है वो इंक्रीज होकर 1 लाख हो जाएगी, और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो यहां पर इंक्रीज होकर के 90,000 रुपीज हो जाती है। जो यहाँ पर 40,000 था वो अब 90,000 हो गया 10% डिक्रीज करने से। ये तो एक 1 लाख रुपीज का छोटा सा एग्जांपल है। एंटायर इंडिया की इकोनॉमी में प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने आते होंगे और उसके हिसाब से इस अमाउंट में कितने बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यानी CRR है वो कितने परसेंट है, इस चीज का भी इम्पैक्ट बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी पर पड़ता है। जितना कम होगा बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे, उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और CRR जितना ज्यादा होगा बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को एडवर्सली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों का स्वरूप। जितनी बेटर या स्टैंडर्ड की सिक्योरिटीज होती हैं बैंक्स में फेथ है वो इंक्रीज होता है, और उसी से बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इनडायरेक्टली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बैंक के पास जितनी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की सिक्योरिटी होगी, लोगों का फेथ होगा, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, बैंक लोन ज़्यादा दे पाएंगे। और बेटर क्वालिटी की सिक्योरिटीज नहीं है तो उस केस में बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है स्पेकुलेटिव इफेक्ट, सट्टे का प्रभाव। जो सट्टे की प्रवृत्ति होती है उसको इन जनरली हम लोग गलत मानते हैं, बट बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर वही अमाउंट बैंक्स में जाता है इट मींस बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा, और अमाउंट बैंक्स में नहीं जाता है तो डेफिनेटली लोगों ने लोन लिया, उससे सट्टा खेला, फिर वो लोन डूब जाता है, तो बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी ऑफ इंटरनेशनल क्रेडिट, अंतरराष्ट्रीय ऋणों की मात्रा। जितनी ज्यादा होगी इट मींस बैंक्स के पास में पैसा ज्यादा आएगा, बैंक लोन ज्यादा दे पाएंगे, तो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंटरनेशनल क्रेडिट जितना कम होगा बैंक्स के पास उसी प्रोपोर्शन में पैसा कम पहुंचेगा, उसी अनुपात में पैसा कम पहुंचेगा, तो बैंक के लोन्स भी कम दे पाएंगे। जब लोन्स कम होंगे तो इट मींस बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और लास्ट इसमें आता है हैबिट्स ऑफ सेविंग, बचत की प्रवृत्ति। सिंपल सा फंडा है, आप अपनी जो टोटल इनकम है उसको स्पेंड कर देते हैं, आपकी सेविंग होती ही नहीं है। तो आप चाहे बैंक की बात करें, चाहे शेयर मार्केट की या सिक्योरिटीज की बात करें, या फिर प्रॉपर्टीज की बात करें, कहीं पर भी रियल एस्टेट में आप कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कुछ ना कुछ अमाउंट अपने टोटल इनकम में से सेव करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड में वो इन्वेस्टमेंट में आती है, और उसका कुछ पार्ट है वो डेफिनेटली बैंक्स में भी जाता है। तो जितनी ज़्यादा सेविंग हैबिट्स लोगों की होगी बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, और सेविंग हैबिट्स नहीं है इट मींस बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने दो चीज़ें देखी है, एक तो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो जिससे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कैलकुलेट करी जाती है, टोटल डिपॉजिट कैलकुलेट करे जाते हैं, और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी या इसे लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी बोला जाता है। इसी के साथ में ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।